आज तक जितने लोगों ने इंटरस्टेलर देखी है उनको ये समझ ही नहीं आया कि एंडिंग में क्या हुआ। एंड जितने लोग भी ये समझते हैं कि उनको एंडिंग पता है वो सारे गलत सोच रहे हैं, क्योंकि असली एंडिंग जो है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। 2014 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। एंड उस मूवी में तुमने देखा होगा एक ब्लैक होल दिखाया गया होता है। कट टू 2019 जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक रियल ब्लैक होल की फोटो ली थी। एंड अगर तुम इन दोनों ब्लैक होल्स के फोटोज को साइड बाय साइड रखो, ये बिल्कुल भी सेम नहीं दिखते। तो जो इंटरस्टेलर में ब्लैक होल दिखाया गया है वो गलत है, या रियल लाइफ में जिस ब्लैक होल की फोटो ली गई है वो सही नहीं है। इस चीज का बहुत ही सटीक आंसर दिया था किप थॉर्न ने, जो कि साइंटिफिक कंसल्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे इंटरस्टेलर के, एंड ही इज अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। उन्होंने ये चीज बताई कि कैमरा एंगल जो इंटरस्टेलर की मूवी में ब्लैक होल पर था वो एंगल था इवेंट होराइजन के एकदम सामने। तो अगर तुम फोटो देखो इंटरस्टेलर वाले ब्लैक होल की, तो वो जो एक स्फीयर है जो लाइट अप हो रखा है, एंड उसके अराउंड तुम देखोगे एक डिस्क है विच इज गोइंग इन बिटवीन द स्फीयर, एंड वो तुम्हारा बनता है ब्लैक होल। लेकिन अगर तुम उस फोटो को थोड़ा रोटेट करना स्टार्ट करो एंड उस चीज को ऊपर से देखो, तो तुम्हें दिखता है एक स्फीयर जो ग्लो कर रहा है एंड बीच में एक ब्लैक मास। एंड जब तुम उस फोटो को ब्लर करते हो, तुम्हें एग्जैक्टली वही फोटो मिलती है जो 2019 में एक्चुअली ब्लैक होल की फोटो आई होती है। हम सब ने इंटरस्टेलर तो देखी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इंटरस्टेलर में एक ऐसा डिटेल है जो शायद किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। इंटरस्टेलर में दिखाया गया है कि कूपर और उसकी टीम जाती है एक प्लैनेट पे जिसका नाम होता है मिलर्स प्लैनेट। तो बेसिकली हमें इंटरस्टेलर में यह बताया गया था कि मिलर्स प्लैनेट पे 1 घंटा इज इक्वल टू 7 years ऑन अर्थ। अब इस चीज को याद रखना, क्योंकि अगली चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। तुमने अगर थोड़ा सा भी नोटिस किया था उस पूरे सीन को, जब वो मिलर्स प्लैनेट पर जाते हैं, तुम्हें एक साउंड बहुत फेंटली सुनाई दे रहा होगा, जो कि था एक टिक जो बज रहा था कुछ इंटरवल्स पे। एंड कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं ये बोलूं कि क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी की बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि मिलर्स प्लैनेट पे बज रहा था उसमें एक साइंटिफिक डिटेल छुपा दी थी। अब ये जो टिक है वो बजता है हर 1.25 सेकेंड्स पे, विच मीन्स कि अगर एक टिक अभी होता है तो इसके ठीक 1.25 सेकेंड्स के बाद एक और टिक होगा। एंड अगर तुम कैलकुलेट करने जाओ टोटल नंबर ऑफ टिक्स एंड उसको डिवाइड करो 1.25 सेकेंड्स से, तो तुम्हें मिलता है अर्थ के 23 years। एंड ये 23 years इज इक्वल टू 3 point something hours ऑन मिलर्स प्लैनेट। एंड ये नंबर एग्जैक्टली वो है जो कूपर ने स्पेंड किया था ऑन मिलर्स प्लैनेट। 2026 में एक ऐसा एनिमे आ रहा है जो शायद एनिमेशन की दुनिया का डायरेक्शन एकदम ही बदल दे। इस एनिमे का नाम है DQN, एक साइबरपंक टेक्नो थ्रिलर जिसका कॉन्सेप्ट और स्केल दोनों ही आउट ऑफ द बॉक्स है। इसकी कहानी सेट है एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जहां वर्ल्ड वॉर 2 कभी खत्म ही नहीं हुई, एंड अब ये दुनिया एक कांस्टेंट साइबर टेंशन में जी रही है। अब इन सब के बीच शुरू होती है एक और कहानी। एक इंसान को एक अननोन सोर्स से एक क्रिप्टिक मैसेज मिलता है एंड वो खुद को एक ग्लोबल सर्वाइवल गेम में पाता है जहां 12 अननोन स्ट्रेंजर्स के साथ मिलकर उसको एक सीक्रेट वर्ल्ड अनलॉक करना है। अब ट्रेलर देखते ही लग गया कि ये एनिमे बिल्कुल ही अलग होने वाला है। और क्या आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? DQN के क्रिएशन में AI का एक मेजर रोल रहा है। अब जहां आजकल AI को लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, वहीं पर यह प्रोजेक्ट प्रूफ है कि जहां पर ह्यूमन क्रिएटिविटी और AI पावर साथ आ जाए, वहां पर जेन्युइनली कुछ इंपैक्टफुल बन सकता है। इस एनिमे का प्लॉट लिखा है कुशाग्र कुशवाहा ने, एक ऐसा नाम जो ऑलरेडी विनलैंड सागा, फेरी टेल और यूगियो जैसे लेजेंडरी टाइटल से जुड़ा हुआ है। अब इनिशियली कुशाग्र को यही लगता था कि उनकी ये स्टोरी कभी स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ट्रेडिशनल एनिमे प्रोडक्शन बहुत ही एक्सपेंसिव और रिसोर्स हैवी होता है। लेकिन फिर उनकी कोलैबोरेशन हुई मॉर्फिक के साथ, जिन्होंने अपनी AI कैपेबिलिटीज के थ्रू इस प्रोजेक्ट को स्केल पर लाने में हेल्प किया। ओरिजिनल कैरेक्टर्स, एनिमेशन एंड स्टोरी लाइन बहुत ही इंटेंस है। एंड मार्क माय वर्ड्स, DQN एक ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स और स्मॉलर स्टूडियोज के लिए एक नई होप
बन सकता है। अगले कुछ महीनों में DQN के नए ट्रेलर्स, कैरेक्टर रिवील्स और स्नीक पीक्स ड्रॉप होने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो कि इस एनिमे की जर्नी तुम्हारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो तो DQN के ऑफिशियल पेज को फॉलो करना मत भूलना। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं। तो इसी चीज को लेकर एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब मोस्टली हर इंसान यही मानता है कि अगर हम ब्लैक होल में गिरेंगे तो इंस्टेंटली स्पैगेटिफाई हो जाएंगे। एंड स्पैगेटिफाइड का मतलब यह होता है कि हमारी बॉडी जो है अगर वो एक ब्लैक होल के पास हो तो नीचे से वो पूरी खिंच जाएगी एंड ऐसा लगेगा किसी बाहर वाले इंसान को कि हमारी बॉडी एक स्पैगेटी की तरह अंदर घुस रही है। लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है ये किसी हद तक गलत है। तो अब ब्लैक होल्स के बारे में तो तुम जानते ही हो कि उनके पास इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है। एंड इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है कि टाइम इटसेल्फ वहां पर बेंड करने लग जाता है विथ लाइट। एंड टाइम के इस बेंड करने को हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। लेकिन जब तुम एक ब्लैक होल के अंदर घुस रहे होगे तुम भी एक्सपीरियंस करोगे टाइम डायलेशन, जिसका मतलब है कि अगर तुम एक ब्लैक होल में गिर रहे हो तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो होने लग जाएगा। एंड इसी का मतलब एक और है कि तुम्हारे लिए भले ही वो कुछ सेकंड्स में हुआ हो, बाहर खड़े किसी और इंसान के लिए या इनफैक्ट अर्थ के लिए वो वीक्स, मंथ्स, ईयर्स या इवन सेंचुरीज ओल्ड हो सकता है। अब हर चीज तुम अपनी आंखों से देखते हो एंड वो कैसे देखते हो, जब लाइट उसके अंदर घुसती है। तो जिस तरीके से ब्लैक होल वर्क करता है कि उसके अराउंड लाइट बेंड होने लग जाती है, तुम भी इस लाइट के बेंडिंग को देखोगे एंड इसी वजह से तुम्हारे सामने तुम्हारे ही इन्फिनिट वर्जन्स होंगे। मतलब तुम अनगिनत बार खुद को ही देख रहे होगे। अब जैसे ही तुम इवेंट होराइजन पे पहुंचोगे, ये वो जगह है जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन सरप्राइजिंगली जितना बड़ा ब्लैक होल होगा उतना ज्यादा तुम सेफ रहोगे, क्योंकि एक छोटा ब्लैक होल तुम्हें बहुत ही जल्दी स्पैगेटिफाई कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सही सप्लाईज हुए तो तुम शायद एक ब्लैक होल के अंदर 1 साल तक भी जिंदा रह सकते हो। एंड क्योंकि इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के बाहर टाइम बहुत तेजी से चल रहा होगा, तुम इस पूरे यूनिवर्स को इवॉल्व होते हुए देख पाओगे। अब ये तो थियोराइज भी नहीं हो सकता कि सेंटर पर जाने पर क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी थ्योरी इसमें यही है कि तुम सेंटर पर पहुंच जाओगे एक सिंगुलैरिटी के पास, जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी। एंड बहुत ज्यादा मतलब इन्फिनिट। एंड इस जगह पे तुम्हारे एटम्स इतने क्रश हो जाएंगे कि दे विल सीज टू एग्जिस्ट। तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। लेकिन अब इस थ्योरी का कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर ये बोला जाता है कि इस दुनिया में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, तो तुम्हारे एटम्स अगर सीज टू एग्जिस्ट हो गए, मतलब गायब हो गए, तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हुई ना। अब हम सभी ने इंटरस्टेलर तो देखी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इंटरस्टेलर के एंड में जिस चीज के अंदर कूपर गिरता है उसको क्या कहते हैं? तो बेसिकली जिस चीज के अंदर कूपर गिरता है उसको कहते हैं टेसरैक्ट। एंड ये टेसरैक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। अब ये टेसरैक्ट जो होता है वो काफी अजीब दिखता है। तो सबसे पहले इसका शेप समझते हैं। अब दुनिया में हर चीज एक डॉट से शुरू हुई थी एंड उस डॉट को हम बुलाते हैं 0th डायमेंशन। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट डायमेंशन में, जहां पर तुम इन 2 डॉट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बनाते हो। एंड इसी लाइन को अगर तुम 4 बार रिपीट करके बना दो तो तुम पहुंच जाते हो सेकंड डायमेंशन में, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल स्क्वायर लिया है, जहां पर हर चीज का एंड एक लाइन से होता है, विच इज द फर्स्ट डायमेंशन। मतलब कि फर्स्ट डायमेंशन का एंड जो होगा वो 0th डायमेंशन से होगा और सेकंड डायमेंशन का एंड जो होगा वो फर्स्ट डायमेंशन से होगा। तो अगर हम थर्ड डायमेंशन बनाते हैं तो हमारे एंड्स जो होने चाहिए वो सेकंड डायमेंशन से होने चाहिए। जैसे कि अगर तुम एक क्यूब देखो तो उसका हर फेस सेकंड डायमेंशन में होता है। अब यहां तक तो एक ह्यूमन आई देख सकता है और एक ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, लेकिन इसके बाद अगर हम एक और डायमेंशन ऐड कर दें तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता ह्यूमंस को। एंड फोर्थ डायमेंशन बेसिकली होना चाहिए जिसके सारे फेसेस थर्ड डायमेंशन में हो। एंड इस चीज को तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे तो सोचने का ट्राई मत करना। लेकिन यहीं पर इंटरस्टेलर की एक बहुत बड़ी थ्योरी आती है। मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है अगर तुम ब्लैक होल में गिरते हो। अब अगर तुम एक ब्लैक होल में गिरते हो तो तुम्हारे लिए टाइम स्टॉप हो जाता है। एंड तुमने ये भी सुना होगा कि फोर्थ डायमेंशन जो है वो होता है टाइम। तो अगर टाइम फोर्थ डायमेंशन है एंड ब्लैक होल में गिरने पे टाइम स्टॉप हो जाता है एंड फोर्थ डायमेंशन के सारे फेसेस
3 डायमेंशंस में होते हैं तो तुम्हारे लिए वहां पर क्या होगा? उसी टाइम पे तुम्हारे लिए बन जाता है एक टेसरैक्ट, जो कि इंटरस्टेलर में एक अलग वे में दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने टाइम को 4th डायमेंशन नहीं बोला है। लेकिन अगर टाइम 4th डायमेंशन होता है तो तुम्हारे टेसरैक्ट में तुम हर जगह इन्फिनिट टाइम्स तक दिखते रहोगे। एंड अगर तुम्हारे साथ कोई और गिर रहा है तो तुम दोनों इन्फिनिट टाइम्स एक दूसरे को इन्फिनिटली देख रहे होगे। अब ये कॉम्प्रिहेंड करना सही में मुश्किल है, लेकिन किसी हद तक तुम एक 3 डायमेंशनल स्फीयर में इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। अब ये जितनी बातें मैंने बताई ये सारी की सारी थ्योरी है, एंड मैं फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल भी कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये सच है। लेकिन अगर टाइम को 4th डायमेंशन रखा गया तो शायद ये पॉसिबल है। आज तक जितने लोगों ने इंटरस्टेलर देखी है उनको ये समझ ही नहीं आया कि एंडिंग में क्या हुआ। एंड जितने लोग भी ये समझते हैं कि उनको एंडिंग पता है वो सारे गलत सोच रहे हैं, क्योंकि असली एंडिंग जो है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कूपर ब्लैक होल के अंदर गिर गया, एंड वो जो टेसरैक्ट है वो एक्चुअली ब्लैक होल के अंदर है, जिस ब्लैक होल के अंदर वो अपनी बेटी से कम्युनिकेट कर रहा था पास्ट में जाकर, एंड वहां से वो पहुंच गया अपने फ्यूचर में अपनी बेटी के पास जो अब बूढ़ी हो रखी है। जिसका मतलब लोगों को ये अभी तक लग रहा है कि ब्लैक होल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, एंड क्रिस्टोफर नोलन ने अज्यूम कर लिया कि ब्लैक होल के अंदर ये सब होता होगा। लेकिन अगर आप क्रिस्टोफर नोलन से वाकिफ हैं तो आप ये जानते होंगे कि क्रिस्टोफर नोलन कोई भी चीज कभी भी अजम्पशन पे नहीं करेंगे। एंड एग्जैक्टली यही चीज हमें बताई थी किप थॉर्न ने एक पॉडकास्ट में विद नील डिग्रास टाइसन, जिस पॉडकास्ट में किप थॉर्न ने यह समझाया कि इंटरस्टेलर की एंडिंग में एक्चुअली हुआ क्या। तो बेसिकली कूपर जब उस ब्लैक होल के अंदर गिर रहे थे तो स्टार्टिंग में तो वो गिर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके पास एक वर्म होल के थ्रू जो एडवांस सिविलाइजेशन है वो आ गई, एंड उन्होंने उनको कैरी किया उस टेसरैक्ट में, जो कि था एक 4th डिमेंशन। एंड ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि टेसरैक्ट क्या होता है, एंड उसी के अंदर 4th डिमेंशन क्या होता है। अब ये समझिए कि कूपर जब उस टेसरैक्ट उस क्यूब के अंदर थे तो जो 4th डिमेंशन होता है वो हो जाता है टाइम, एंड इसी वजह से उस टेसरैक्ट के अंदर वो सारा अपना पास्ट फ्यूचर सब कुछ एक ही जगह पे देख पा रहे थे। अब इसके बाद जो हुआ वो समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं इजी वे में, क्योंकि किप थॉर्न ने जो ये समझाया था वो थोड़ा हार्ड था अंडरस्टैंड करने में, लेकिन मैं फुल ट्राई करूंगा कि आपको मैं इजीली इसे समझा दूं। अब ये 3D में या 2D में रियलाइज करना हार्ड है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं आपको इसको 3D और 2D में समझाने का। तो बेसिकली आप सोचिए एक टेसरैक्ट के अंदर कूपर बंद है, एंड वो टेसरैक्ट अब ट्रैवल कर रही है थ्रू स्पेस उस जगह पे जहां पर ये एडवांस सिविलाइजेशन डॉक्ड है, विच मींस कि ये 4th डायमेंशन वाला टेसरैक्ट एक 5th डायमेंशन में ट्रैवल करके पहुंचता है अपने उस लोकेशन पे जहां पर वो डॉक्ड है, विच मींस द सोर्स लोकेशन। एंड इसी वजह से कूपर जो 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर था अर्थ से, उसको ला दिया गया सीधा अर्थ के पास इतने कम टाइम में, विच मींस कि जो 5th डायमेंशन है उसने डिस्टेंस को एकदम ही कम कर दिया, या हो सकता है वो नेग्लिजिबल हो गया हो। अब टाइम एज अ 4th डायमेंशन एंड स्पेस एज अ 5th डायमेंशन, हम इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। अब किप थॉर्न ने यह भी शेयर किया था कि क्रिस्टोफर नोलन को चाहिए था कि कूपर 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके आ जाए इस एडवांस सिविलाइजेशन के पास, लेकिन किप थॉर्न ने यही बोला क्रिस्टोफर नोलन को कि ये फिजिक्स के लॉज को डिफाई करता है एंड ये पॉसिबल नहीं है। तो क्रिस्टोफर नोलन ने यहां पर किप थॉर्न को बोला गो डू सम रियल कैलकुलेशन, लेकिन यहां पर किप थॉर्न के कोई कैलकुलेशन करने का मतलब नहीं था, क्योंकि ये फिजिक्स के अगेंस्ट है। ये सारी चीजें फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट हैं कि कोई इंसान किसी स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल करके आ जाए। एंड एक हफ्ते बाद क्रिस्टोफर नोलन ने अग्री कर लिया कि उनको यही चाहिए कि कूपर वर्म होल के थ्रू आ जाए इस एडवांस सिविलाइजेशन के पास। अब ये जो 4th डायमेंशनल टेसरैक्ट था जिसमें कूपर वापस घर आया, वो एक्चुअली डॉग था कूपर के बेटी के रूम के बुक शेल्फ में। एंड इसको भी इमेजिन करना हार्ड है क्योंकि 5th डायमेंशन 4th डायमेंशन हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो जितने लोग भी आज तक ये सोच रहे थे
कि ये जो सीन था ये ब्लैक होल के अंदर हो रहा है एंड ब्लैक होल के अंदर ये सब होता है, ये क्रिस्टोफर नोलन ने अज्यूम कर लिया। ये एक्चुअली गलत था एंड जितने लोग भी ये सोच रहे थे वो सब गलत थे। एंड एक्चुअली में कूपर ट्रैवल करके आया था एक 4th डिमेंशन शिप में जो 5th डिमेंशन में ट्रैवल कर रही थी। तो आई होप आपको एंडिंग समझ में आ गई होगी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।